नेतागण हैं और यहाँ पर उपस्थित मीडिया से प्रेस बंधु, आज सरकार जो है यहाँ 5 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं और थोड़े दिनों के बाद ही प्रदेश के अंदर नए चुनाव होंगे और ऐसे में जो 5 वर्ष आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी और चली, उसने अलग अलग क्षेत्रों के अंदर नए आयाम जो है वो स्थापित किए हैं। हमने जहां नए दृष्टिकोण के साथ और अपने विजन डॉक्यूमेंट्स को जो है वो लागू किया है और बहुत सारी नई पहल हैं जो शायद विजन डॉक्यूमेंट में भी नहीं थी, जिसको हमने इन 5 वर्षों के अंदर उन कामों को जो है वो किया है। अगर हम कृषि के क्षेत्र को लेते हैं तो कृषि हिमाचल प्रदेश का एक मुख्य व्यवसाय है, जहां 90% लोग गांव के अंदर रहते हैं और अगर हम उसमें देखें तो 70% जो है वो कृषि के ऊपर जो है वो निर्भर करते हैं। अगर हम देखें तो 10 लाख जो हमारे परिवार हैं और 9.44 लाख हेक्टेयर भूमि के ऊपर जो है वो हम एग्रीकल्चर्स करते हैं, कृषि करते हैं। और हमारी जो प्रदेश की जीडीपी है, जहां कृषि और इससे जुड़े हुए क्षेत्रों में 13.62% जो है वो हमारी हिस्सेदारी है, क्योंकि यहाँ का जो जलवायु है वो कृषि के लिए और हमारी नकदी फसलों के लिए बहुत ही अनुकूल है। और अगर हम देखें तो हमारी एक बहुत बड़ी सेब की बागवानी में इकोनॉमी है, आर्थिकी है और ऑफ सीजनल वेजिटेबल में भी 5,000 करोड़ से ज्यादा की हमारी जो है वो आर्थिकी है। और अगर हम देखें तो पिछले 2013 से 2017 के बीच में कृषि के ऊपर पूर्व की सरकार ने करीब 1,819 करोड़ रुपए जो है वो खर्च किए हैं, क्योंकि उसको प्रोत्साहित करने के लिए अलग अलग सेक्टर्स में जो पूर्व सरकार ने इतना खर्च किया, जबकि हमारी सरकार ने जो है वो कृषि को प्राथमिकता देते हुए हमने जहां 2,559 करोड़ रुपया जो है वो किसानों के लिए जहां आवंटित भी किया और विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जो है वो खर्च किया, जिसमें हम 40.665 की जो है प्रतिशत की जो है वो इसमें हम इसकी वृद्धि मानते हैं। और इसमें हमने बहुत सारा काम कृषि के यंत्रीकरण योजना के अंतर्गत 1,61,000 खर्च किया, जहां की 50% जो है वो उसमें अनुदान दिया गया। मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना के माध्यम से 10,199 किसानों को जो है वो इसके माध्यम से लाभ पहुंचाया। कुसुम योजना के अंतर्गत सौर सिंचाई में जो है वो 1,544 सोलर पंप स्थापित करके 2,094 किसानों को जो है उसका लाभ पहुंचाया। और इसी तरह से अगर हम देखें तो कृषि में उसका उत्पादन बढ़ाने के लिए 7,000 क्विंटल बीजों को जो है वो वितरित किया। और इसी तरह प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से किसानों के खाते में सीधे तौर पर जो है 9.83 लाख किसानों को जो है वो 1,932 करोड़ रुपए की किस्त जो है वो जारी की गई। ऐसे में बहुत सारी स्कीमें, जैसे हम नूतन पॉली हाउस, कृषि से संबद्धता योजना, इसके माध्यम से जो है वो हमने खर्च किया। लेकिन मैंने कहा कि लीक से हटकर के जो हमने जो काम किए हैं वो है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जो एक कृषि के अंदर एक बहुत बेहतर वातावरण है यहाँ का, और इसमें यहाँ पर हम ऑफ सीजनल वेजिटेबल को कि किसान की आय को हम जैसे परंपरागत
किसान जो खेती करता है उसको कैसे इसको लाभप्रद बनाया जाए, और इसके लिए किसान जो है वो कैश क्रॉप की तरफ जो है वो आगे बढ़े और वो अपनी बहुउद्देशीय खेती की तरफ आगे बढ़े, कैसे इसको डाइवर्सिफाई कर सके। इसके लिए हम जायका फेज 1 लेकर के आए थे और उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले, लेकिन वो 5 ही जिलों के अंदर था। लेकिन ईश्वर माननीय जयराम ठाकुर जी ने जिस प्रोजेक्ट को लेकर के आए हैं 1010 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट, जिसकी हमने पिछले दिनों मुख्यमंत्री जी ने धर्मशाला से इसकी लॉन्चिंग की, जो प्रदेश के 12 जिलों के अंदर है, कि हम जो बाकी जिले हैं जहां खेत तक पानी पहुंचाना और फिर हम एग्रीकल्चर को कैसे आगे बढ़ाएं, हम कैसे उसको कैश क्रॉप की तरफ हम किसान को लेकर के जाएं, ये हम कुछ मॉडल्स जो है वो प्रदेश के अंदर जो निचले सभी जिलों के अंदर जो है वो खड़ा करना चाहते हैं। और इसमें भी हमने जो साथ साथ में जायका के साथ साथ आपने देखा कि पिछले दिनों हमने IHBT धर्मशाला पालमपुर उनके एक MOU साइन किया कि किसान की आय को और कैसे करें, क्योंकि हम छोटा किसान है। हमारी जो औसतन अगर जोत अगर हम देखते हैं 2.5 से 3 बीघा 4 बीघा तक जो है वो मैक्सिमम है। 0.50 बड़े किसान हैं और 16% तक जो है वो एक मीडियम जो हमारे मध्य वर्गीय जो है वो किसान है, बाकी सारे छोटे किसान हैं, सीमंत किसान हैं। तो ऐसे में हम हींग और केसर का एक MOU जो था वो हमने साइन किया और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स जो हैं वो हमें देखने को मिले हैं। और आने वाले समय में हम इसका क्षेत्र जो है वो हींग और केसर का जो है बढ़ा रहे हैं। और इस बार हमने जो बजट में 2021-22 में माननीय मुख्यमंत्री जी की जो बजट स्पीच थी उसमें भी हमने इस क्षेत्र को जो है वो और व्यापक करने के लिए कि हिमाचल प्रदेश के अंदर हमारी जो लोअर बेल्ट है, जो पंजाब के साथ सटा और हरियाणा के साथ जो हमारा सटा क्षेत्र है, जिसमें 5 जिले आते हैं, और उन जिलों में कैसे किसान की आय को जो है वो बढ़ा सके। IHBT ने हमें भी सुझाव दिया। पिछले दिनों हमने एक बैठक 2 दिन की वहां पर की। उन्होंने कहा कि प्रदेश के अंदर दालचीनी का बहुत बड़ा एक स्कोप है, कि ऐसा पौधा इन्होंने विकसित किया है, क्योंकि जो दालचीनी है वो तोले के हिसाब से बिकती है और ये हमें जितनी हमारी देश के अंदर क्षमता है उससे ज्यादा जो मात्र हम 20% ही जो है वो देश के अंदर पैदा करते हैं, 80% हम विदेशों से जो है वो उसका आयात करते हैं। अगर प्रदेश के अंदर 10 लाख पौधे लगते हैं तो जहां सेब के मामले में बागवानी में हिमाचल प्रदेश का नाम है, अगर 10 लाख पौधे हिमाचल प्रदेश लगाता है तो 80% आवश्यकता को प्रदेश ही पूरा करेगा। और हमने इसका जो है वो विधिवत जो है वो पौधारोपण भी किया और अब उन्होंने इनसे एक MOU सरकार साइन करने जा रही है कि 40,000 पौधे प्रतिवर्ष जो हमारी IHBT संस्थान कानपुर जो है वो हमें देगा और हम शिवा प्रोजेक्ट की तर्ज के ऊपर जो है वो किसान को इस और जो है वो प्रेरित जो है वो करेंगे। और ऐसे में हमारा एक और बड़ा जो हमने नीतिगत फैसला लिया कि हम छोटे किसान हैं और हमारे यहाँ पर अगर बारिश नहीं होती है, खेती नहीं होती है, तो कृषि को बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। हम तो जो है वो कृषि के लिए हम मौसम के ऊपर ही निर्भर जो है वो करते हैं, क्योंकि हमारे सिंचाई के जो साधन हैं वो मात्र 22 से 25% तक ही हमारे पास जो है वो सिंचाई के साधन हैं। ऐसे में हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि हम इंटीग्रेटेड फार्मिंग की तरफ बढ़ेंगे, कि मिश्रित खेती की तरफ, कि हमारे जो बुजुर्ग थे वो कुछ पशुपालन का काम, जो कुछ कृषि करते थे, साथ में पशुपालन भी होता था, बकरी पालन भी होता था, साथ में पोल्ट्री का भी थोड़ा होता था, फिशरी का होता था, यानी कि जो एलाइड सेक्टर हैं हम उनको मिला करके अगर कृषि से उसको लाभ नहीं होता है, बाई चांस उसकी फसल जो है वो नहीं हो पाती है, तो किसान मरना नहीं चाहिए, कर्जे में डूबना नहीं चाहिए। ऐसे में उसको दूसरे विकल्पों से भी उसको कोई ना कोई जो है वो आय मिले।
और ऐसे में हम छोटे छोटे इंटरप्रेन्योरशिप जो है वो प्रदेश के अंदर खड़े करने में जो है वो हमने जो है वो एक शुरुआत की है। तो उसमें बैकयार्ड पोल्ट्री में भी हमने बहुत अच्छा जो है वो काम किया है, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि कुक्कुट विकास योजना के माध्यम से 21 करोड़ 31 लाख 84 हजार रुपया जो है वो हमने खर्च किया, जिसमें 45,981 ऐसे छोटे छोटे हमने इंटरप्रेन्योरशिप जो है वो गांव के अंदर जो है वो खड़ी की है। और इसी तरह से हमने बकरी पालन में भी जो है वो 19,433 बकरियां जो हैं और 1785 मेंढे अनुदान में जो है वो किसानों को वितरित किए हैं। और ऐसे में मैं ये भी कह सकता हूँ कि बहुत सारी और हम नई योजनाएं लेकर के आए हैं कि पहाड़ी गाय जो हिमाचल प्रदेश की एक पहचान थी, लेकिन एक समय आया कि हम दूध क्रांति के चक्कर में धीरे धीरे हमने पहाड़ी नस्ल को ही विलुप्त कर दिया। हम पहाड़ी नस्ल जो 3,000 से 5,000 फीट की हाइट के ऊपर जो चरती है, चरने के बाद जो दूध देती है, उसके दूध को जो है वो अमृत तुल्य माना गया है, लेकिन वो सारी क्रॉस ब्रीड होगी। हमने एक प्रोजेक्ट बना करके NBAGR को करनाल को जो है वो भेजा, जो हमें उसकी स्वीकृति भी मिली और उसका नाम हिमाचली पहाड़ी गाय यानी गौरी के नाम से जो है वो हमने उसको हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है वो इसको एक नामकरण किया। और इस पहाड़ी गाय का एक सिरमौर में बागथन में 4 करोड़ 64 लाख रुपए की लागत से एक अलग से जो है वो प्रोजेक्ट जो है वो वहां पर स्थापित हो रहा है। और दूसरा जो हमने किया कि जो हमारा गौधन है वो उसमें से जो गणना थी, उस गणना के अनुसार जो ये पशुधन में से जो है वो 37,000 जो था वो सड़क के ऊपर था। हमने सड़क के ऊपर ना रहे, ये हमारी आस्था का भी एक विषय था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहली कैबिनेट में ये 2 बड़े निर्णय लिए थे। उसमें से एक था कि 80 वर्ष की आयु में बुढ़ापा पेंशन 17 वर्ष करना, तो दूसरा था कि हम गौ सेवा योग बनाएंगे। हमने 2019 में गौ सेवा योग भी बनाया। गौ सेवा योग बनाने के बाद हमने जो है वो धन की व्यवस्था की। हमने जो है वो धीरे धीरे जो छोटी गौशालाएं हैं हम उनको प्रमोट किया, और ऐसी बड़ी गौशालाएं जो हैं वो प्रदेश के अंदर जो है वो 13 से ज्यादा बड़ी गौशालाएं जो है वो बनाई, जिसको हमने गौ सेंचुरी कहा। और जो मात्र हमारे यहाँ पर 120-122 जो गौशालाएं चलती थी, अब ये उनकी संख्या भी बढ़कर के जो है वो 200 से जो है वो ज्यादा पहुंच गई है। और उसमें से 194 हमारे पास रजिस्टर्ड है। और हमने जहां गौ सेंचुरीज बनाई, पहले 500 रुपए गौ ग्रास के रूप में देना शुरू किया, अब वो बढ़कर के जो है वो गौ ग्रास के रूप में जो है वो हमने माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको जो है वो 700 रुपए तक जो है वो किया है। मैं इसके लिए मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद भी करता हूँ। आज बहुत सारी गौशालाएं आत्मनिर्भरता की तरफ जो है वो बढ़ी हैं। और जो गौवंश 37,000 से ज्यादा 36,000 से ज्यादा जो सड़क पर था, आज वो गौवंश जो है वो 22,000 से ज्यादा जो है वो हमने गौशालाओं तक जो है वो पहुंचाया है। एक बहुत बड़ा मॉडल हमने कहा कि डीग से हटकर के पूरे देश के अंदर हिमाचल प्रदेश ये खड़ा करने में जो है वो आगे बढ़ा है। और इसी तरह से मैं ये कह सकता हूं कि जो अभी जो लंपी डिजीज जो शुरू हुई महामारी जो आई, जिसके कारण अभी हमने थोड़ा गौशालाओं को जो है वो इससे दूर रखा है कि बहुत सारी गौ सेंचुरीज हमारी बनकर के तैयार हुई है। जैसे हमारी खब्बल है, कुडन है, गसोता में है, लमलू में है, और इसी तरह से 5 और नई गौ सेंचुरीज जो इस बार बजट में जिसका प्रावधान किया गया था, आज वो भी शुरू हो रही है। आज उनके ऊपर भी काम चला है। अगले 3 महीने के अंदर वो भी जो है वो बनकर के तैयार होगी। और उसमें मैं ये कह सकता हूं कि जब वो भी बनकर के तैयार होगी तो इस वर्ष के अंत तक हम 80% से ज्यादा गौवंश को जो है वो हम आश्रय देने में गौशालाओं में जो है वो सफल होंगे। ये एक बहुत बड़ा निर्णय लिया था। और दूसरी बात हमने एक और कही थी
हमने कहा था कि हम इसका संरक्षण तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन इसकी अच्छी नस्ल भी तैयार करेंगे। और हमने नीतिगत फैसला लिया कि भारतीय मूल का जो गौवंश है उसके ही सीमन स्ट्रॉ जो है वो उपलब्ध कराए जाए। फार्मर की चॉइस पर हम करें कि किसान को पता होना चाहिए कि उसका जो गौधन है वो किस, और हमने अच्छी नस्ल की तरफ जो है वो लेकर के जाना है। और तीसरा जो एक और विषय था कि बहुत सारा गौवंश जो सड़क पर है, अब हम देखते हैं तो अधिकांश बैल ही अब ज्यादा सड़क पर है, और उसमें बैल ज्यादा होने से कारण एक लोगों के अंदर गौवंश के प्रति आस्था थोड़ी कम हुई कि उस रखना कि अगर वो गाय रखते हैं, अगर बछड़ा दे दिया तो कहाँ छोड़ेंगे। अब बैल जो है वो जोतने के काम नहीं आ रहे हैं, तो हमने कहा कि इनकी संख्या को सीमित किया जाए। तो जो सीमन स्ट्रॉज जो हैं वो हम सेक्स सॉर्टेड सीमन जो है वो हमने इंट्रोड्यूस किया है, और हमने 3 साल के अंदर जो है वो हम 5 साल के अंदर जो है वो हमने ऐसे 60,000 प्रति वर्ष हम ऐसे जो है वो उपलब्ध कराएंगे ताकि किसान को जो है वो बछड़ी ही प्राप्त हो, बछड़ा जो है वो ना कम प्राप्त हो। तो ऐसे में एक बहुत बड़ा ये हमने नीतिगत फैसला जो है वो लिया है, और इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। वैसे ये सेंटर से हमें सब्सिडाइज रूप में मिला है, लेकिन इसमें से भी जो है वो हिमाचल प्रदेश की सरकार ने 50% और सब्सिडी दी, जिसमें जो अब जो AI का जो रेट रहेगा वो मात्र 125 रुपए जो है वो रहेगा। ये सस्ता होने के कारण किसान जो है वो ज्यादा से ज्यादा जो है वो अपने गौवंश के लिए जो है उसका प्रयोग करेगा। और इसके साथ साथ आज मैं ये कहना चाहता हूं कि हम भैंस की नस्ल, ज्यादातर बॉर्डर एरिया में हम भैंस का पालन करते हैं, किसान हैं, लेकिन वहां पर भी हमें एक दिक्कत है कि हमारी अच्छी नस्ल नहीं है। उसको अच्छी नस्ल यहां पर हम तैयार करें, इसके लिए हमने मुर्रा फार्म, जिसके ऊपर 5 करोड़ रुपए का जो है वो हमें सेंटर से एड मिली है, और वो भी जो है उसका काम 80% जो है वो पूरा हो गया है। और ऐसे में अभी हमारे लिए एक बहुत बड़ा विषय है हिमाचल प्रदेश के लिए कि माननीय हमारे प्रधानमंत्री जब डेनमार्क गए और उन्होंने वहां पर एक जो MOU वहां पर साइन किया डेयरी के क्षेत्र में, कि जिसमें एक ट्रेनिंग सेंटर और एक बड़ा डेयरी फार्म जो टोटल ऑटोमेशन के साथ चलेगा, उस पर करीब 44 करोड़ रुपए जो है वो खर्च होंगे। और ये उत्तरी भारत का एक बड़ा ट्रेनिंग सेंटर होगा। ये हमें जो है वो हिमाचल प्रदेश को स्वीकृत हुआ है, और उसको हम ऊना जिला के अंदर जो है वो उसको खोलने जा रहे हैं। अभी इसके ऊपर जो है वो जहां MOU भी हुआ है, अभी जल्दी जो है वो डेनमार्क की टीम जो है वो हिमाचल प्रदेश की तरफ आ रही है। इस तरह हम कैसे किसान हम वैकल्पिक जो है वो दूसरे विकल्पों के ऊपर भी साथ साथ जाए, ये हमारी जो है वो सरकार ने इन 5 वर्षों के अंदर जो है वो प्रयास किए हैं। ऐसे ही हमने मत्स्य पालन के क्षेत्र में बहुत सारी ट्राउट इकाईस जो है वो हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है वो स्थापित की हैं, जिससे किसानों को जो है वो ज्यादा से ज्यादा जो है वो लाभ मिलने वाला है। और ऐसे में अभी हम काम कर रहे हैं, जैसे पहले हमें वायरस ने जो है वो कोरोना वायरस ने हमें पूरे दुनिया के अंदर तबाही मचाई रखी, और वैसे ही एक वो पशुओं में भी एक वायरस आया है जो कि पशुधन के लिए एक बहुत बड़ा संकट है। और पशुधन को बचाना, क्योंकि किसान की अगर कोई आर्थिकी का कोई साधन है तो वो पशुधन है, और ऐसे में उसको बचाना जो है वो हमारी प्राथमिकता है। अभी हिमाचल प्रदेश में इसके जो थे वो बहुत कम लक्षण जो थे वो देखे गए थे, लेकिन पड़ोस के राज्यों में ऐसा बहुत सारा इसमें के अंदर जो है वो बहुत बड़ा नुकसान हुआ। राजस्थान में जो अभी तक की जानकारी आई है कि उसमें 70,000 से ज्यादा पशुधन जो है वो उसकी मृत्यु हुई है। पंजाब में तो जो आंकड़ा आ रहा है उसका जो मृत्यु दर है वो 10% से ऊपर है, और उसमें ये माना जा रहा है कि 1 लाख से ऊपर जो है वो वहां पर डेथ्स जो है वो एनुअल्स की हुई हैं। लेकिन हिमाचल प्रदेश में ये जो पहला केस हमने चाइली शिमला के अंदर जो है वो देखा,
और उसमें भी तुरंत से विभाग ने इसके सैंपल्स लेकर के जो है वो प्रयोगशाला में भेजे। 29 जून को जो है वो इसकी पुष्टि हुई कि लंपी ने हिमाचल प्रदेश के अंदर दस्तक दी है। और दूसरा केस जो है वो सिरमौर जिला के अंदर हमने 25 जून को जो है वो देखा, जो जैसे रिपोर्ट हुआ और उसको भी जब सैंपल्स भेजे गए तो उसका 7 जुलाई को जो है वो 2022 को जो है वो इसकी पुष्टि हुई। और इसी तरह से हमने विभाग के सभी अधिकारियों को जो लंपी चमड़ी का रोग है इसके एडवाइजरी जो है वो हमने जारी कर दी थी। लेकिन 10 अगस्त को हमने शिमला, सोलन, सिरमौर उसमें लंपी डिजीज फैलने की जो है वो हमने अधिसूचना जारी कर दी कि इसको हमने जो है वो एक ऑफिसर्स की मीटिंग लेकर के टास्क फोर्स बना करके और प्रतिदिन जो है वो इसकी रिपोर्ट लेने का जो है वो काम शुरू कर दिया। और ऐसे हमारे डायरेक्टर्स और हमारे सेक्रेटरी महोदय ने जो वर्चुअली जो है वो 4-5 मीटिंगों के माध्यम से जो है पूरे प्रदेश के अंदर जो है वो इस वायरस की जो है वो हमने जानकारी दी। जब हमें लगा कि 16 अगस्त 2022 को लंपी के रोग की पूरे प्रदेश के अंदर हमने इसकी अधिसूचना जो है वो जारी कर दी। और ऐसे में हमने 18 अगस्त को जो है वो एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के रूप में जिलाधीश जो भी हमारे डिप्टी कमिश्नर्स हैं, सरकार ने जो है उनको अधिकृत किया गया। ऐसे में 27 अगस्त को जो है वो हमने इसको एपिडेमिक डिक्लेयर करके हमने डिजास्टर मैनेजमेंट जो हमारा जो विभाग है इसमें हमने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को जो है वो इसको एपिडेमिक घोषित करने के लिए जो है वो हमने भेजा। और ऐसे सभी प्रदेशों की तरफ से जो है इसको एपिडेमिक डिक्लेयर करने के लिए सरकार ने जो है वो इसको अधिसूचित किया है और उनसे आग्रह किया है। ऐसे में जब वहां की एक मीटिंग होगी, एग्जीक्यूटिव मीटिंग होगी, उसमें जो है उसका राष्ट्रीय स्तर के ऊपर जो है वो फैसला लिया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हमारा एक केंद्रीय दल जो है वो 12-13 सितंबर को जो है वो प्रदेश के अंदर आया और उसने हमारे 2-3 डिस्ट्रिक्ट्स में, ऊना में, बिलासपुर में, उस टीम ने जो है वो दौरा किया और वहां पर जाकर के जो कदम हमारी सरकार ने उठाए हैं कि हमने कहा था कि बाहरी राज्यों से पशु का आना जाना जो है वो हमने तुरंत जो है वो बंद कर दिया था। हमने तुरंत से डॉक्टर्स की जो छुट्टियां थी उनको हमने रद्द कर दिया। हमने तबादलों के ऊपर तुरंत से रोक लगा दी और हमने ये कहा कि जहां से कोई एक भी केस रिपोर्ट होता है हम उस वहां पर उसको कंटेनमेंट जोन जो है वो उसको बना देंगे। वहां पर ट्रीटमेंट शुरू हमने उसकी जो है वो हम प्रदेश उस जगह के अंदर जो है वो पशु जो उसमें बीमार पाया जाएगा उसकी तुरंत से जो है वो ट्रीटमेंट जो है वो जारी करेंगे। और साथ में हमने कहा कि ट्रीटमेंट का कोई खर्चा जो है वो किसान को नहीं देना पड़ेगा। कोई भी हमारा ऑफिसर्स, डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट ऐसे समय में जो है वो किसान से फीस नहीं लेगा। जहां जहां से भी हमें कुछ केस रिपोर्ट हुआ है हमने उनके ऊपर कार्रवाई की है। और इसके साथ साथ हमने जो लंपी डिजीज के ऊपर जो विशेषज्ञों ने जो है वो ये जो हिमाचल प्रदेश के विभाग के द्वारा जो कदम उठाए गए हैं उसकी जो है वो सराहना की है। मैं इसके लिए विभाग के जहां अधिकारियों को और फार्मासिस्ट को, डॉक्टर्स को, फार्मासिस्ट को इसके लिए बहुत बधाई देता हूं। अभी ये जो वायरस का जो प्रकोप है वो 3 जिलों के अंदर नहीं है, एक कुल्लू में नहीं है, किन्नौर और अपना लाहौल स्पीति में जो है वो नहीं है, लेकिन बाकी जिलों में जो है वो धीरे धीरे जो है वो कम होता जा रहा है। और अभी जो कुछ मंडी में भी इसकी लगता था कि पीक पर ये चला जाएगा, लेकिन वो मंडी में भी जो है वो निरंतर जो है वो इसकी ओर से जो है वो इसकी जो है वो गिरावट जो है वो आती जा रही है। और इसमें भी अगर मैं आज तक की जो फिगर जो है वो मैं आपको देना चाहता हूं कि अभी तक जो एक्टिव केसेस हैं उसमें करीब 24,638 हैं और उनमें से जो अभी तक जो प्रभावित हुए हैं वो 83,790 हैं और जो ठीक हो चुके हैं वो 41,776 हैं। जो बीमारी के कारण
मृत पशुओं की हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर